अध्याय 3 वित्तीय पूंजी और वित्तीय कुलीन तंत्र। हिल्फेडिंग लिखते हैं, उद्योग में पूंजी का लगातार बढ़ता अनुपात उन उद्योगपतियों का नहीं रह जाता जो इसका इस्तेमाल करते हैं। वे इसका इस्तेमाल केवल बैंकों के माध्यम से ही कर पाते हैं, जो उनके संबंध में पूंजी के मालिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी ओर, बैंक को अपने फंड का बढ़ता हुआ हिस्सा उद्योग में लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस प्रकार बैंकर को एक औद्योगिक पूंजीपति में तब्दील किया जा रहा है। ये बैंक पूंजी यानी मुद्रा के रूप में पूंजी जो वास्तव में औद्योगिक पूंजी में तब्दील हो जाती है, मैं इसे वित्त पूंजी कहता हूं। वित्तीय पूंजी बैंकों द्वारा नियंत्रित और उद्योगपतियों द्वारा नियोजित पूंजी है। ये परिभाषा अधूरी है क्योंकि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य पर चुप है। उत्पादन और पूंजी के संकेंद्रण में इस हद तक वृद्धि की संकेंद्रण एकाधिकार की ओर ले जा रहा है और ले गया है। लेकिन अपने पूरे काम में, और विशेष रूप से उस अध्याय से पहले के 2 अध्यायों में जिनसे ये परिभाषा ली गई है, हिल्फेडिंग पूंजीवादी एकाधिकार द्वारा निभाई गई भूमिका पर जोर देते हैं। उत्पादन का संकेंद्रण, उससे उत्पन्न एकाधिकार, बैंकों का उद्योग के साथ विलय या एकीकरण, यही वित्तीय पूंजी के उदय का इतिहास है और यही इस अवधारणा की विषय वस्तु है। अब हमें यह वर्णन करना है कि किस तरह से वस्तु उत्पादन और निजी संपत्ति की सामान्य परिस्थितियों में पूंजीवादी एकाधिकार के व्यावसायिक संचालन अनिवार्य रूप से वित्तीय कुलीन तंत्र के वर्चस्व की ओर ले जाते हैं। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि जर्मन, और केवल जर्मन ही नहीं, बुर्जुआ विद्वान जैसे कि रीसर, शुल्ज गैवेनिट्स, लीफमैन और अन्य सभी साम्राज्यवाद और वित्तीय पूंजी के समर्थक हैं। कुलीन तंत्र के गठन की क्रियाविधि, इसके तरीके, इसके राजस्व का आकार, त्रुटिहीन और पापपूर्ण संसदों के साथ इसके संबंध आदि को उजागर करने के बजाय वे उन्हें अस्पष्ट या अनदेखा कर देते हैं। वे आडंबरपूर्ण और अस्पष्ट वाक्यांशों से इन कष्टप्रद प्रश्नों को टालते हैं। बैंक निदेशकों की जिम्मेदारी की भावना की अपील करते हैं, प्रशिया के अधिकारियों की कर्तव्य की भावना की प्रशंसा करते हैं, एक अधिकार के पर्यवेक्षण और नियमन के लिए बिल्कुल हास्यास्पद संसदीय बिलों के क्षुद्र विवरणों का गंभीर अध्ययन करते हैं, सिद्धांतों के साथ पिकअप स्टिक खेलते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित विद्वतापूर्ण परिभाषा जो प्रोफेसर लीफमैन द्वारा दी गई है। वाणिज्य एक व्यवसाय है जिसका उद्देश्य वस्तुओं का संग्रह, भंडारण और आपूर्ति है। प्रोफेसर के बोल्ड फेस इटैलिक्स। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वाणिज्य आदिम मनुष्य के समय में अस्तित्व में था, जो विनिमय के बारे में कुछ नहीं जानता था, और यह समाजवाद के तहत अस्तित्व में रहेगा। लेकिन वित्तीय कुलीन तंत्र के राक्षसी शासन से संबंधित राक्षसी तथ्य इतने स्पष्ट हैं कि सभी पूंजीवादी देशों में, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी में, एक पूरा साहित्य सामने आया है जो बुर्जुआ दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन फिर भी जो इस कुलीन तंत्र की काफी सच्ची तस्वीर और आलोचना स्वाभाविक रूप से निम्न बुर्जुआ प्रस्तुत करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है होल्डिंग सिस्टम को, जिसका संक्षिप्त उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। जर्मन अर्थशास्त्री हेमन, जो शायद इस मामले पर ध्यान देने वाले पहले व्यक्ति थे, इसका सार इस तरह से बताते हैं। संस्था का मुखिया मुख्य कंपनी, शाब्दिक रूप से मात्र कंपनी, को नियंत्रित करता है। बाद वाली सहायक कंपनियों, बेटी कंपनियों, पर शासन करती है, जो बदले में अभी भी अन्य सहायक कंपनियों, पोती कंपनियों आदि को नियंत्रित करती हैं। इस तरह तुलनात्मक रूप से छोटी पूंजी के साथ उत्पादन के विशाल क्षेत्रों पर हावी होना संभव है। वास्तव में यदि किसी कंपनी को नियंत्रित करने के लिए पूंजी का 50% रखना हमेशा पर्याप्त होता है, तो चिंता के प्रमुख को दूसरी सहायक कंपनियों में 8 मिलियन को नियंत्रित करने के लिए केवल 1 मिलियन की आवश्यकता होती है। और अगर इस इंटरलॉकिंग को बढ़ाया जाता है तो 1 मिलियन के साथ 16 मिलियन, 32 मिलियन आदि को नियंत्रित करना संभव है। वास्तव में अनुभव से पता चलता है कि किसी कंपनी के मामलों को निर्देशित करने के लिए उसके 40% शेयरों का स्वामित्व होना पर्याप्त है, क्योंकि व्यवहार में कुछ छोटे बिखरे हुए शेयरधारकों के लिए आम बैठकों आदि में भाग लेना असंभव होता है। शेयरों के स्वामित्व का लोकतंत्रीकरण, जिससे बुर्जुआ सोफिस्ट और अवसरवादी तथाकथित सोशल डेमोक्रेट पूंजी के लोकतंत्रीकरण की उम्मीद करते हैं, या कहें कि वे उम्मीद करते हैं, छोटे पैमाने के उत्पादन की भूमिका और महत्व को मजबूत करना आदि, वास्तव में वित्तीय कुलीन तंत्र की शक्ति को बढ़ाने के तरीकों में से एक है। संयोग से यही कारण है कि अधिक उन्नत या पुराने और अधिक अनुभवी पूंजीवादी देशों में कानून छोटे मूल्यवर्ग के शेयरों के मुद्दे की अनुमति देता है। जर्मनी में कानून 1000 मार्क से कम मूल्य के शेयर जारी करने की अनुमति नहीं देता है, और जर्मन वित्त के दिग्गज ब्रिटेन की ओर ईर्ष्या भरी नजर से देखते हैं, जहां 1 पाउंड के शेयर इक्वल्स 20 मार्क, लगभग 10 रूबल जारी करने की अनुमति है। जर्मनी के सबसे बड़े उद्योगपतियों और वित्तीय राजाओं में से एक सीमेंस ने 7 जून 1900 को रीचस्टैग को बताया कि
एक पाउंड का शेयर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का आधार है। इस व्यापारी के पास साम्राज्यवाद की एक बहुत गहरी और अधिक मार्क्सवादी समझ है, जबकि एक बदनाम लेखक को रूसी मार्क्सवाद के संस्थापकों में से एक माना जाता है और उनका मानना है कि साम्राज्यवाद एक निश्चित राष्ट्र की बुरी आदत है। लेकिन होल्डिंग सिस्टम न केवल एकाधिकारवादियों की शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत काम आता है, यह उन्हें जनता को धोखा देने के लिए सभी प्रकार की छायादार और गंदी चालों का सहारा लेने में भी सक्षम बनाता है, क्योंकि औपचारिक रूप से मात्र कंपनी के निदेशक बेटी कंपनी के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं है, जिसे स्वतंत्र माना जाता है और जिसके माध्यम से वे कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ मई 1914 के लिए जर्मन समीक्षा डाई बैंक से लिया गया एक उदाहरण है। कुछ साल पहले कासेल की स्प्रिंग स्टील कंपनी को जर्मनी में सबसे ज्यादा मुनाफे वाली कंपनियों में से एक माना जाता था। खराब प्रबंधन की वजह से इसका लाभांश 15% से गिरकर 0 हो गया। ऐसा लगता है कि बोर्ड ने शेयरधारकों से सलाह किए बिना अपनी एक बेटी कंपनी हसिया कंपनी को 6 मिलियन मार्क का ऋण दिया था, जिसकी नामात्र पूंजी सिर्फ कुछ 100,000 मार्क थी। ये प्रतिबद्धता, जो मदर कंपनी की पूंजी से लगभग तिगुनी थी, का कभी भी बैलेंस शीट में जिक्र नहीं किया गया। ये चूक पूरी तरह से कानूनी थी और इसे पूरे 2 साल तक दबाया जा सकता था, क्योंकि इसने कंपनी कानून के किसी भी बिंदु का उल्लंघन नहीं किया था। पर्यवेक्षी बोर्ड के अध्यक्ष, जिन्होंने जिम्मेदार प्रमुख के तौर पर झूठी बैलेंस शीट पर हस्ताक्षर किए थे, वे कासेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष थे और आज भी हैं। शेयरधारकों को हसिया कंपनी को दिए गए ऋण के बारे में बहुत बाद में पता चला, जब यह साबित हो गया कि यह एक गलती थी। लेखक को ये शब्द उल्टे अल्पविरामों में रखना चाहिए और जब स्प्रिंग स्टील के शेयरों में लगभग 100% की गिरावट आई, क्योंकि जो लोग इसके बारे में जानते थे वे उनसे छुटकारा पा रहे थे। संयुक्त स्टॉक कंपनियों में बैलेंस शीट की बाजीगरी का ये विशिष्ट उदाहरण, जो काफी आम है, बताता है कि क्यों उनके निदेशक मंडल व्यक्तिगत व्यवसायियों की तुलना में कहीं अधिक हल्के दिल से जोखिम भरे लेन देन करने के लिए तैयार हैं। बैलेंस शीट तैयार करने के आधुनिक तरीके न केवल संदिग्ध उपक्रमों को साधारण शेयरधारक से छिपाना संभव बनाते हैं, बल्कि सबसे अधिक संबंधित लोगों को समय पर अपने शेयर बेचकर असफल सट्टेबाजी के परिणाम से बचने की अनुमति देते हैं। जब व्यक्तिगत व्यवसाय हर चीज में अपनी जान जोखिम में डालता है, वह करता है। कई संयुक्त स्टॉक कंपनियों की बैलेंस शीट हमें मध्य युग के पालिम्पसेस्ट की याद दिलाती है, जिसमें से दृश्यमान शिलालेख को पहले मिटाना पड़ता था ताकि उसके नीचे एक और शिलालेख खोजा जा सके जो दस्तावेज का वास्तविक अर्थ बताता है। पालिम्पसेस्ट चर्मपत्र दस्तावेज हैं जिनसे मूल शिलालेख मिटा दिया गया है और दूसरा शिलालेख लगाया गया है। बैलेंस शीट को समझने योग्य न बनाने की सबसे सरल और इसलिए सबसे आम प्रक्रिया डॉटर कंपनियों की स्थापना करके या उन्हें जोड़कर एक ही व्यवसाय को कई भागों में विभाजित करना है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस प्रणाली के लाभ कानूनी और अवैध इतने स्पष्ट हैं कि बड़ी कंपनियां जो इसका उपयोग नहीं करती हैं, वे बिल्कुल अपवाद हैं। इस प्रणाली को बड़े पैमाने पर लागू करने वाली एक विशाल एकाधिकार कंपनी के उदाहरण के रूप में लेखक प्रसिद्ध जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी AEG, जिसका मैं बाद में फिर से उल्लेख करूंगा, को उद्धृत करता है। 1912 में ये गणना की गई थी कि इस कंपनी के पास 175 से 200 अन्य कंपनियों के शेयर थे जो निश्चित रूप से उन पर हावी थे और इस प्रकार लगभग 1.5 बिलियन मार्क की कुल पूंजी को नियंत्रित करते थे। नियंत्रण के कोई भी नियम, बैलेंस शीट का प्रकाशन, एक निश्चित प्रारूप के अनुसार बैलेंस शीट तैयार करना, खातों की सार्वजनिक लेखा परीक्षा आदि, जिनके बारे में नेकनियत प्रोफेसर और अधिकारी, अर्थात वे जो पूंजीवाद की रक्षा और उसे सुंदर बनाने के नेक इरादे से जनता के सामने चर्चा करते हैं, किसी काम के नहीं है, क्योंकि निजी संपत्ति पवित्र है और किसी को भी शेयर खरीदने, बेचने, विनिमय करने या गिरवी रखने आदि से रोका नहीं जा सकता है। बड़े रूसी बैंकों में यह होल्डिंग सिस्टम किस हद तक विकसित हुआ है, इसका अंदाजा अगालित द्वारा दिए गए आंकड़ों से लगाया जा सकता है, जो 15 साल तक रूसो चीनी बैंक के अधिकारी थे और जिन्होंने मई 1914 में एक किताब प्रकाशित की थी जिसका शीर्षक पूरी तरह से सही नहीं था, बिग बैंक्स एंड द वर्ल्ड मार्केट। लेखक बड़े रूसी बैंकों को 2 मुख्य समूहों में विभाजित करता है, एक बैंक जो होल्डिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं और बी स्वतंत्र बैंक। हालांकि स्वतंत्रता का अर्थ मनमाने ढंग से विदेशी बैंकों की स्वतंत्रता के रूप में लिया जाता है। लेखक पहले समूह को 3 उपसमूहों में विभाजित करता है, 1 जर्मन होल्डिंग्स, 2 ब्रिटिश होल्डिंग्स और 3 फ्रांसीसी होल्डिंग्स। लेखक बैंकों की पूंजी को उत्पादक रूप से निवेशित पूंजी, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रम, और सट्टा रूप से निवेशित पूंजी, स्टॉक एक्सचेंज और वित्तीय परिचालनों में विभाजित करता है।
अपने निम्न बुर्जुआ सुधारवादी दृष्टिकोण से यह मानते हुए कि पूंजीवाद के तहत निवेश के पहले रूप को दूसरे से अलग करना और दूसरे रूप को खत्म करना संभव है। इन आंकड़ों के अनुसार बड़े बैंकों की कार्यशील पूंजी बनाने वाले लगभग 4 अरब रूबल में से 3/4 से अधिक 3 अरब से अधिक उन बैंकों के थे जो वास्तव में विदेशी बैंकों की ही सहायक कंपनियां थीं और मुख्य रूप से पेरिस के बैंकों प्रसिद्ध तिकड़ी यूनियन पेरिसियन पेरिस पेस बास और सोसाइटी जनरल और बर्लिन के बैंकों विशेष रूप से ड्यूश बैंक और डिस्कोंटो गैसेलशाफ्ट की थीं। दो सबसे बड़े रूसी बैंकों रूसी विदेशी व्यापार बैंक और इंटरनेशनल सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक ने 1906 और 1912 के बीच अपनी पूंजी 44 से 98 मिलियन रूबल तक बढ़ाए और अपने भंडार को 15 मिलियन से 39 मिलियन तक 3/4 जर्मन पूंजी का उपयोग करते हुए बढ़ाया। योग्य अगाहत बर्लिन के बैंकों के पास अधिकांश शेयर होने पर बहुत क्रोधित हैं, जिससे रूसी शेयरधारक शक्तिहीन हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से जो देश पूंजी निर्यात करता है वह मलाई निकालता है। उदाहरण के लिए बर्लिन ड्यूश बैंक ने साइबेरियाई वाणिज्यिक बैंक के शेयरों को बर्लिन के बाजार में रखने से पहले उन्हें पूरे 1 साल तक अपने पोर्टफोलियो में रखा और फिर उन्हें 193 के लिए 100 की दर से बेच दिया, यानी उनके नामात्र मूल्य से लगभग 2 गुना, लगभग 6 मिलियन रूबल का लाभ कमाया, जिसे हिल्फेडिंग प्रमोटर का लाभ कहते हैं। हमारे लेखक ने सेंट पीटर्सबर्ग के प्रमुख बैंकों की कुल क्षमता 8.235 बिलियन रूबल बताई है, जो 8 बिलियन से भी ज्यादा है, और होल्डिंग्स या बल्कि जिस हद तक विदेशी बैंकों ने उन पर अपना दबदबा बनाया है उसका अनुमान इस प्रकार है। फ्रांसीसी बैंक 55%, ब्रिटिश 10%, जर्मन 35%। लेखक ने गणना की है कि कुल 8.235 बिलियन रूबल की कार्यशील पूंजी में से 3.687 बिलियन रूबल या 40% से ज्यादा प्रोडोगोल और प्रोडामेट सिंडिकेट्स और तेल, धातुकर्म और सीमेंट उद्योगों के सिंडिकेट्स के हिस्से में आता है। इस प्रकार पूंजीवादी एकाधिकार के गठन के कारण बैंक और औद्योगिक पूंजी के विलय ने भी रूस में बहुत बड़ी प्रगति की है। कुछ ही हाथों में केंद्रित और आभासी एकाधिकार का प्रयोग करने वाली वित्तीय पूंजी कंपनियों की स्थापना, स्टॉक जारी करने, सरकारी ऋण आदि से भारी और लगातार बढ़ते मुनाफे को प्राप्त करती है, वित्तीय कुलीन तंत्र के वर्चस्व को मजबूत करती है और एकाधिकारियों के लाभ के लिए पूरे समाज पर कर लगाती है। यहाँ अमेरिकी ट्रस्टों के व्यापार तरीकों का एक उदाहरण दिया गया है, जिसे हिल्फेडिंग ने उद्धृत किया है। 1887 में हैवमेयर ने 15 छोटी फर्मों को मिलाकर शुगर ट्रस्ट की स्थापना की, जिनकी कुल पूंजी $6,500 थी। जैसा कि अमेरिकी कहते हैं, उचित रूप से पानी देकर ट्रस्ट की पूंजी $50 मिलियन घोषित की गई थी। इस अतिपूंजीकरण ने एकाधिकार मुनाफे का अनुमान लगाया, ठीक उसी तरह जैसे यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन अपने एकाधिकार मुनाफे का अनुमान लगाता है, जितना संभव हो सके उतने लौह-अयस्क क्षेत्रों को खरीदकर। वास्तव में शुगर ट्रस्ट ने एकाधिकार मूल्य स्थापित किए, जिससे उसे इतना लाभ हुआ कि वह 7 गुना पानी वाली पूंजी पर 10% लाभांश दे सकता था। यह ट्रस्ट के गठन के समय वास्तव में निवेश की गई पूंजी पर लगभग 70%। 1909 में शुगर ट्रस्ट की पूंजी $90 मिलियन थी। 22 वर्षों में इसने अपनी पूंजी को 10 गुना से भी अधिक बढ़ा लिया था। फ्रांस में वित्तीय कुलीन तंत्र के विरुद्ध लिसिस की प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक, जिसका 5वां संस्करण 1908 में प्रकाशित हुआ था, के वर्चस्व ने एक ऐसा रूप धारण कर लिया जो केवल थोड़ा अलग था। 4 सबसे शक्तिशाली बैंक बॉन्ड जारी करने में सापेक्ष नहीं बल्कि पूर्ण एकाधिकार का आनंद लेते हैं। हकीकत में ये बड़े बैंकों का भरोसा है और एकाधिकार बॉन्ड मुद्दों से एकाधिकार लाभ सुनिश्चित करता है। आमतौर पर एक उधार लेने वाले देश को ऋण की राशि का 90% से अधिक नहीं मिलता है, शेष 10% बैंकों और अन्य बिचौलियों को जाता है। 400 मिलियन फ्रैंक के रूसो-चीनी ऋण से बैंकों द्वारा बनाया गया लाभ 8% था और मोरक्को 1904 के 62,500 फ्रैंक के ऋण में से यह 18.75% था। पूंजीवाद, जिसने अपने विकास की शुरुआत छोटी सूदखोरी पूंजी से की थी, अपने विकास को विशाल सूदखोरी पूंजी के साथ समाप्त कर रहा है। लिसिस कहते हैं, फ्रांसीसी यूरोप के सूदखोर हैं। पूंजीवाद के इस परिवर्तन से आर्थिक जीवन की सभी स्थितियां गहराई से बदल रही हैं। स्थिर आबादी और स्थिर उद्योग, वाणिज्य और शिपिंग के साथ देश सूदखोरी से समृद्ध हो सकता है। 50 व्यक्ति 8 मिलियन फ्रैंक की पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हुए 4 बैंकों में जमा 2 बिलियन फ्रैंक को नियंत्रित कर सकते हैं। होल्डिंग सिस्टम, जिससे हम पहले से ही परिचित हैं, उसी परिणाम की ओर ले जाता है।
उदाहरण के लिए सबसे बड़े बैंकों में से एक सोसाइटी जनरल अपनी सहायक कंपनी मिस्र की चीनी रिफाइनरियों के लिए 64,000 बॉन्ड जारी करता है। बॉन्ड 150% पर जारी किए जाते हैं, यानी बैंक को फ्रैंक पर 50 सेंटिम्स का लाभ होता है। नई कंपनी के लाभांश काल्पनिक पाए गए, जनता को 90 से 100 मिलियन फ्रैंक का नुकसान हुआ। सोसाइटी जनरल के निदेशकों में से एक शुगर रिफाइनरीज के निदेशक मंडल का सदस्य था। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि फ्रांसीसी गणराज्य एक वित्तीय राजतंत्र है। ये वित्तीय कुलीनतंत्र का पूर्ण वर्चस्व है, बाद वाला प्रेस और सरकार पर हावी है। बॉन्ड जारी करने से प्राप्त लाभ की असाधारण उच्च दर, जो कि वित्त पूंजी के प्रमुख कार्यों में से एक है, वित्तीय कुलीनतंत्र के विकास और समेकन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डाई बैंक का कहना है, देश में इस प्रकार का एक भी व्यवसाय ऐसा नहीं है जो विदेशी ऋणों के जारी करने से प्राप्त होने वाले लाभ के लगभग बराबर भी लाभ लाता हो। कोई भी बैंकिंग परिचालन प्रतिभूतियों के निर्गम से प्राप्त लाभ के बराबर लाभ नहीं लाता है। जर्मन इकोनॉमिस्ट के अनुसार औद्योगिक स्टॉक के निर्गम पर अर्जित औसत वार्षिक लाभ इस प्रकार थे। 1891 से 1900 तक के 10 वर्षों में जर्मन औद्योगिक स्टॉक जारी करके 1 अरब से अधिक मार्क कमाए गए। औद्योगिक उछाल के दौर में वित्तीय पूंजी का मुनाफा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मंदी के दौर में छोटे और अस्थिर व्यवसाय अस्तित्व से बाहर हो जाते हैं और बड़े बैंक उन्हें मात्र 1 पैसे में खरीद कर उनमें हिस्सेदारी हासिल कर लेते हैं या उनके पुनर्निर्माण और पुनर्गठन के लिए मुनाफे वाली योजनाओं में हिस्सा लेते हैं। घाटे में चल रहे उपक्रमों के पुनर्निर्माण में शेयर पूंजी को कम कर दिया जाता है, यानी मुनाफे को छोटी पूंजी पर वितरित किया जाता है और इस छोटे आधार पर गणना जारी रखी जाती है। या अगर आय शून्य हो गई है तो नई पूंजी मंगाई जाती है जो पुरानी और कम मुनाफे वाली पूंजी के साथ मिलकर पर्याप्त रिटर्न लाएगी। संयोग से हिल्फरडिन कहते हैं, इन सभी पुनर्गठन और पुनर्निर्माण का बैंकों के लिए दोहरा महत्व है। पहला, मुनाफे वाले लेन देन के रूप में, और दूसरा, मुश्किल में फंसी कंपनियों पर नियंत्रण हासिल करने के अवसर के रूप में। यहाँ एक उदाहरण है। डॉर्टमुंड की यूनियन माइनिंग कंपनी की स्थापना 1872 में हुई थी। लगभग 40 मिलियन मार्क की राशि में शेयर पूंजी जारी की गई थी और अपने पहले वर्ष के लिए 12% लाभांश का भुगतान करने के बाद शेयरों का बाजार मूल्य 170 तक बढ़ गया था। वित्तीय पूंजी ने मलाई निकाली और 28 मिलियन मार्क के बराबर कुछ कमाया। इस कंपनी का मुख्य प्रायोजक वह बहुत बड़ी जर्मन कंपनी थी जिसने 300 मिलियन मार्क की पूंजी सफलतापूर्वक प्राप्त की। बाद में संघ के लाभांश शून्य हो गए। शेयरधारकों को पूंजी को लिखने के लिए सहमत होना पड़ा, यानी इसे पूरी तरह से खोने से बचाने के लिए इसमें से कुछ खोना पड़ा। पुनर्निर्माण की एक श्रृंखला द्वारा 30 वर्षों के दौरान संघ की पुस्तकों से 73 मिलियन से अधिक मार्क लिखे गए। वर्तमान समय में कंपनी के मूल शेयरधारकों के पास अपने शेयरों के नामात्र मूल्य का केवल 5% है, लेकिन बैंकों ने हर पुनर्निर्माण से कुछ कमाया। तेजी से बढ़ते बड़े शहरों के उपनगरों में स्थित भूमि में सट्टेबाजी वित्तीय पूंजी के लिए विशेष रूप से लाभदायक कार्य है। बैंकों का एकाधिकार यहाँ भूमि किराए के एकाधिकार और संचार के साधनों के एकाधिकार के साथ विलीन हो जाता है, क्योंकि भूमि की कीमत में वृद्धि और इसे लाभप्रद रूप से लॉट में बेचने की संभावना आदि मुख्य रूप से शहर के केंद्र के साथ संचार के अच्छे साधनों पर निर्भर है, और ये संचार के साधन बड़ी कंपनियों के हाथों में हैं जो होल्डिंग सिस्टम और बोर्डों पर सीटों के वितरण के माध्यम से इन्हीं बैंकों से जुड़ी हुई हैं। नतीजतन हमें वह मिलता है जिसे जर्मन लेखक एस्क्वेज, जो डाई बैंक के एक योगदानकर्ता हैं और जिन्होंने रियल एस्टेट कारोबार और बंधक आदि का विशेष अध्ययन किया है, दलदल कहते हैं। उपनगरीय भवन लॉट में उन्मत्त सट्टेबाजी, बोस्वाओ और कनॉय की बलिन फर्म जैसे भवन निर्माण उद्यमों का पतन, जिसने मजबूत और ठोस ड्यूश बैंक की मदद से 100 मिलियन मार्क तक हासिल किए थे। बाद वाला निश्चित रूप से होल्डिंग सिस्टम के माध्यम से काम कर रहा था, यानी गुप्त रूप से पर्दे के पीछे से, और केवल 12 मिलियन मार्क के नुकसान के साथ इससे बाहर निकल गया। फिर छोटे मालिकों और श्रमिकों का विनाश, जिन्हें काल्पनिक निर्माण फर्मों से कुछ भी नहीं मिलता है। कैथेड्रल प्रमाण पत्र, भवन लाइसेंस आदि के मुद्दे पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से ईमानदार बर्लिन पुलिस और प्रशासन के साथ धोखाधड़ी के सौदे आदि। अमेरिकी नैतिकता, जिसकी यूरोपीय प्रोफेसर और नेकनियत पूंजीपति वर्ग इतनी पाखंडपूर्ण तरीके से निंदा करते हैं, वित्तीय पूंजी के युग में वस्तुतः किसी भी देश के हर बड़े शहर की नैतिकता बन गई है। 1914 की शुरुआत में बर्लिन में एक ट्रांसपोर्ट ट्रस्ट के गठन की चर्चा चल रही थी, अर्थात बर्लिन के 3 परिवहन उपक्रमों सिटी इलेक्ट्रिक रेलवे, ट्रामवे कंपनी और ऑनिबस कंपनी के बीच हितों का समुदाय स्थापित करने की बात चल रही थी। हमें पता है, डाई बैंक ने लिखा, जब से यह पता चला है कि बस कंपनी के अधिकांश शेयर अन्य 2 परिवहन कंपनियों द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं,
तब से इस योजना पर विचार किया जा रहा है। हम उन लोगों की बात पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं जो इस उद्देश्य को आगे बढ़ा रहे हैं जब वे कहते हैं कि परिवहन सेवाओं को एकीकृत करके वे अर्थव्यवस्थाओं को सुरक्षित करेंगे, जिसका कुछ हिस्सा समय के साथ जनता को लाभान्वित करेगा। लेकिन सवाल इस तथ्य से जटिल है कि जो परिवहन ट्रस्ट बनाया जा रहा है उसके पीछे बैंक हैं, जो अगर चाहे तो परिवहन के साधनों को, जिस पर उनका एक अधिकार है, अपने रियल एस्टेट व्यवसाय के हितों के अधीन कर सकते हैं। इस तरह के अनुमान की तर्कसंगतता के बारे में आश्वस्त होने के लिए हमें केवल ये याद रखना होगा कि बड़े बैंकों के हित जिन्होंने इलेक्ट्रिक रेलवे कंपनी के गठन को प्रोत्साहित किया था, कंपनी के गठन के समय से ही इसमें शामिल थे। ये कहना है, इस परिवहन उपक्रम के हित रियल एस्टेट हितों के साथ जुड़े हुए थे। मुद्दा यह है कि इस रेलवे की पूर्वी लाइन उस भूमि से होकर गुजरनी थी जिसे इस बैंक ने अपने लिए और लेन देन में कई साझेदारों के लिए भारी मुनाफे पर बेच दिया था। जब यह निश्चित हो गया कि लाइन बिछाई जानी है, एकाधिकार एक बार जब बन जाता है और अरबों को नियंत्रित करता है, तो अनिवार्य रूप से सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश करता है, चाहे सरकार का रूप और अन्य सभी विवरण कुछ भी हो। जर्मन आर्थिक साहित्य में आमतौर पर प्रशियाई नौकरशाही की ईमानदारी की चापलूसी भरी प्रशंसा और फ्रांसीसी पनामा घोटाले और अमेरिका में राजनीतिक भ्रष्टाचार के संकेत मिलते हैं। लेकिन तथ्य यह है कि जर्मन बैंकिंग मामलों को समर्पित बुर्जुआ साहित्य को भी लगातार विशुद्ध रूप से बैंकिंग परिचालन के क्षेत्र से बहुत आगे जाना पड़ता है। उदाहरण के लिए, ये बैंकों के साथ सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा नौकरी लेने की बढ़ती आवृत्ति के संदर्भ में बैंकों के आकर्षण के बारे में इस प्रकार बोलता है। एक सरकारी अधिकारी की ईमानदारी के बारे में क्या ख्याल है जो अपने अंतरतम दिल में बेहरेन स्ट्रेस में एक आसान नौकरी की आकांक्षा रखता है, बर्लिन की वह सड़क जहां ड्यूश बैंक का मुख्यालय स्थित है। 1909 में डाई बैंक के प्रकाशक अल्फ्रेड लैंसबर्ग ने बीजान्टिनवाद का आर्थिक महत्व शीर्षक से एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने संयोगवश विल्हेम द्वितीय के फिलिस्तीन दौरे और इस यात्रा के तत्काल परिणाम बगदाद रेलवे के निर्माण, जर्मन उद्यम के उस घातक महान उत्पाद का उल्लेख किया जो हमारे सभी राजनीतिक भूलों की तुलना में घेरने के लिए अधिक जिम्मेदार है। घेरने से तात्पर्य एडवर्ड सप्तम की जर्मनी को अलग थलग करने और उसे साम्राज्यवादी जर्मन विरोधी गठबंधन से घेरने की नीति से है। 1911 में इसी पत्रिका के योगदानकर्ता एस्क्वेज, जिनका मैंने पहले ही उल्लेख किया है, ने धनिकतंत्र और नौकरशाही शीर्षक से एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने उदाहरण के लिए वोल्कर नामक एक जर्मन अधिकारी के मामले को उजागर किया, जो कार्टेल समिति का एक उत्साही सदस्य था और जिसने कुछ समय बाद सबसे बड़े कार्टेल स्टील सिंडिकेट में एक आकर्षक पद प्राप्त किया। इसी तरह के मामलों ने किसी भी तरह से आकस्मिक नहीं इस बुर्जुआ लेखक को ये स्वीकार करने के लिए मजबूर किया कि जर्मन संविधान द्वारा गारंटीकृत आर्थिक स्वतंत्रता आर्थिक जीवन के कई विभागों में एक अर्थहीन वाक्यांश बन गई है और धनिकतंत्र के मौजूदा शासन के तहत यहाँ तक कि सबसे व्यापक राजनीतिक स्वतंत्रता भी हमें अस्वतंत्र लोगों के राष्ट्र में परिवर्तित होने से नहीं बचा सकती। रूस के लिए मैं खुद को एक उदाहरण तक सीमित रखूंगा। कुछ साल पहले सभी अखबारों ने घोषणा की कि ट्रेजरी के क्रेडिट विभाग के निदेशक डेविडोव ने एक निश्चित बड़े बैंक में नौकरी करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसका वेतन अनुबंध के अनुसार कई वर्षों के दौरान 1 मिलियन रूबल से अधिक होगा। क्रेडिट विभाग एक संस्था है जिसका कार्य देश के सभी क्रेडिट संस्थानों की गतिविधियों का समन्वय करना है और जो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में बैंकों को 800 मिलियन से 1 बिलियन रूबल के बीच सब्सिडी देता है। ये सामान्य रूप से पूंजीवाद की विशेषता है कि पूंजी का स्वामित्व उत्पादन के लिए पूंजी के उपयोग से अलग होता है, कि धन पूंजी औद्योगिक या उत्पादक पूंजी से अलग होती है, और कि किराएदार जो पूरी तरह से धन पूंजी से प्राप्त आय पर रहता है, उद्यमी से और उन सभी से अलग होता है जो सीधे पूंजी के प्रबंधन से संबंधित होते हैं। साम्राज्यवाद या वित्तीय पूंजी का वर्चस्व पूंजीवाद का वह उच्चतम चरण है जिसमें यह अलगाव बहुत बड़े पैमाने पर पहुंच जाता है। पूंजी के अन्य सभी रूपों पर वित्तीय पूंजी के वर्चस्व का अर्थ है किराएदार और वित्तीय कुलीनतंत्र का प्रभुत्व। इसका मतलब है कि वित्तीय रूप से शक्तिशाली राज्यों की एक छोटी संख्या बाकी सभी के बीच अलग दिखती है। ये प्रक्रिया किस हद तक चल रही है, इसका अंदाजा उत्सर्जन के आंकड़ों यानी सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के मुद्दे से लगाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान के बुलेटिन में ए नेमारक ने दुनिया भर में प्रतिभूतियों के मुद्दे को कवर करते हुए बहुत व्यापक, पूर्ण और तुलनात्मक आंकड़े प्रकाशित किए हैं, जिन्हें आर्थिक साहित्य में बार बार उद्धृत किया गया है। 1870 के दशक में पूरी दुनिया में कुल निर्गमों की मात्रा बहुत अधिक थी, खास तौर पर फ्रेंको-प्रुशियन युद्ध के सिलसिले में दिए गए ऋणों और युद्ध के बाद जर्मनी में शुरू हुए कंपनी प्रमोशन बूम के कारण।
कुल मिलाकर 19वीं सदी के आखिरी 3 दशकों के दौरान वृद्धि अपेक्षाकृत बहुत तेज नहीं थी और केवल 20वीं सदी के पहले 10 वर्षों में ही लगभग 100% की भारी वृद्धि देखी जा सकती है। इस प्रकार 20वीं सदी की शुरुआत न केवल एकाधिकार कार्टेल, सिंडिकेट्स, ट्रस्ट के विकास में, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, बल्कि वित्तीय पूंजी के विकास में भी महत्वपूर्ण मोड़ है। नेमारक का अनुमान है कि 1910 में दुनिया भर में जारी प्रतिभूतियों की कुल राशि लगभग 815 बिलियन फ्रैंक थी। इस राशि से उन राशियों को घटाते हुए जो दोहराई जा सकती थी, वह कुल राशि को घटाकर 575-600 बिलियन कर देता है, जिसे विभिन्न देशों में इस प्रकार वितरित किया जाता है। मैं 600 बिलियन लेता हूं। इन आंकड़ों से हम एक बार में ही 4 सबसे अमीर पूंजीवादी देशों को स्पष्ट रूप से उभर कर देख सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास लगभग 100 से 150 अरब फ्रैंक की राशि की प्रतिभूतियां हैं। इन 4 देशों में से 2, ब्रिटेन और फ्रांस, सबसे पुराने पूंजीवादी देश हैं और, जैसा कि हम देखेंगे, सबसे अधिक उपनिवेशों के मालिक हैं। अन्य 2, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी, विकास की तीव्रता और उद्योग में पूंजीवादी एकाधिकार के विस्तार की डिग्री में अग्रणी पूंजीवादी देश हैं। कुल मिलाकर इन 4 देशों के पास 479 अरब फ्रैंक हैं, जो दुनिया की वित्त पूंजी का लगभग 80% है। एक या दूसरे तरीके से दुनिया का लगभग पूरा बाकी हिस्सा कमोबेश इन अंतर्राष्ट्रीय बैंकर देशों, विश्व वित्त पूंजी के इन 4 स्तंभों का ऋणी और सहायक है। ये जांचना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि पूंजी का निर्यात वित्त पूंजी पर निर्भरता और संबंधों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को बनाने में क्या भूमिका निभाता है।